बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आज यहाँ जो बुलाने का मकसद यही था कि हम सब जानते हैं 5th LHDC जनरल इलेक्शंस के री नोटिफिकेशन जो है वो दोबारा जारी हुई है। तो उस सिलसिले में क्योंकि पहली बार करगिल हिल काउंसिल इलेक्शन में जो है EVMs यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ खदशात हमारे जहन में आए, तो उनको आवाम से शेयर करने के लिए हमने आप लोगों को आज बुलाया है। तो जहाँ तक हिल काउंसिल इलेक्शन रूल्स का ताल्लुक़ है, UT एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ डिपार्टमेंट ने 18 सितंबर 2020 को जो LHDC इलेक्शन रूल्स है उसमें कुछ तरमीम की थी SO 26 के तहत, जिसमें सेक्शन 29 में A से लेकर Y तक कुछ नए अमेंडमेंट्स और इंसर्शंस किए हैं, जिसमें इससे पहले हमारे यहाँ पर बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग होती थी, तो इस बार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यहाँ पे जो है उन्होंने उसका जो है शुरू किया है। तो हमारा खदशा ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए जो रूल्स आए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में या असेंबली इलेक्शंस में, उसके साथ साथ जो है एक VVPAT जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो एक छोटा सा डब्बा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में ही लगा होता है। तो अगर कोई इलेक्टर जो है अपना वोट जो है कास्ट करता है तो 7 सेकंड के लिए उसको अपना वोट जो है जिस कैंडिडेट को उन्होंने जो वोट किया है उसका जो चुनाव निशान उसको उस स्क्रीन पर नज़र आता है और उसको ये यकीन हो जाता है कि मेरा वोट जो है कास्ट हो गया है। और उसके साथ साथ जब काउंटिंग होता है उस टाइम पे जितने भी मतलब हमारे जो पोलिंग स्टेशन है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी पोलिंग स्टेशन है, उसमें से रेंडमाइज तरीके से एक VVPAT को उठा के लाते हैं और साथ में वो देखते हैं जो एक जिस पोलिंग स्टेशन का VVPAT उठा के लाया है उसके जो पेपर कट्स में जो उसमें जो वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं उसका और क्वांटिटी और जो एक्चुअल उसमें मशीन में आया है उसको टैली किया जाता है। तो उस चीज़ को लेकर आज हम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके हमने गोश गुजार किया हमने कि जनाब इसमें ये चीज़ जो है इसकी लैक है तो इसको जो है हल किया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि जो SO 26 में जो इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो हमें उसी के मुताबिक ही चलना है। तो उन्होंने इससे पहले जो आपका तिमिज़गाम का इलेक्शन हुआ था लेह में, उसका भी हवाला दे दिया। तो उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दे दिया कि जो हमने अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं वो UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके इसमें अमेंडमेंट्स करा के, क्योंकि ये VVPAT जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से इनको बाज़ाब्ता रिटन में परमिशन लेना पड़ता है। तो पूरा उन्होंने यही हमें एश्योरेंस दिया कि जो भी इलेक्शन जो ये इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से मुनक़िद किया जाएगा, किसी भी किस्म से किसी को कोई शिकायत आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यही चीज़ जो है हमने आवाम के साथ शेयर करने के लिए आज आप लोगों की वसातत से जो है आप लोगों को हमने तकलीफ़ दिया है यहाँ पे। तो हमारी यही गुजारिश है, चाहे हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके जो लॉ डिपार्टमेंट हो, कि इस जो SO 26 है जो इन्होंने इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट किया है, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले हमारा बैलेट पेपर सिस्टम होता था, तो इसमें VVPAT का इंसर्शन करना जो है वो शायद भूल गए हैं या किसी वजह से उन्होंने उसको जो है उसमें इंसर्ट नहीं किया है। तो वो भी होना चाहिए ताकि सही तरीके से एक फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन प्रोसेस अमल में लाया जाए। इसी चीज़ को लाने के लिए हम बोलने के लिए आज हम DC साहब के पास गए हैं। हम DC साहब के मशहूर हैं कि हर वक्त उन्होंने जो है हमेशा जो है कोई भी हमारे ऐसे इश्यूज़ निकलते हैं, हमारे कोई ऐसे कंसर्न्स निकलते हैं, हमेशा जो है उन्होंने इन चीज़ों में हमें पूरा कन्विंस किया है, पूरी तरीके से जो है वो एश्योरेंस कर रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को जो है फ्री एंड फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे और किसी भी वोटर को, किसी भी पार्टी को, किसी भी किस्म के उनके खदशात है या उनके जो कंसर्न्स है उनको पूरा रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनमें उनको किसी भी किस्म की कोई भी शक व शुबहात आने की कोशिश नहीं देंगे। इन चीज़ों के लिए हम खुसूसन
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें पूरी तरीके से इन चीज़ों का जवाब देके हमें पूरी तरीके से मुतमईन करा के भेजा है। बाकी हाजी साहब आप लोगों को इसके बारे में मुफस्सिल तरीके से बताएंगे। नया जो नोटिफिकेशन निकालने के बाद NC-INC का कोऑर्डिनेशन जो है सर रिलायंस है कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आने वाले दिन में जब नया फॉर्म बनेंगे चाहे NC हो या कांग्रेस से हो, नए चेहरे सामने आ सकते हैं? देखिए, बेशक हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतलब सारा प्रोसेस चल रहा था और पीक पे था, और लास्ट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहला वाला नोटिफिकेशन था उसको सेट असाइड कर दिया। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही मशहूर हैं, और आज भी हमें अपने कानून पर, अपने अदालत पर जो है पूरा यकीन है, और उसका जो रिज़ल्ट है जो कल उस ऑर्डर के तहत में, ऑर्डर की शक्ल में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, पूरा एक डिटेल्ड ऑर्डर है, हर चीज़ को उन्होंने उसमें रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इंशाअल्लाह रहमान हमारा कोalition जो है पहले से भी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है अब अपने पार्टी मैंडेट्स पर लड़ेंगे। लड़के इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम करगिल के अवाम को एक बेहतरीन तरीके का काउंसिल जो है हम बना के पेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास हम अपने और अपने अवाम के कुछ खदशात को लेके उनके सामने गए। हम DC साहब का मशकूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से हमें पूरे तरह से जो है तसल्ली करा के हमें भेजा है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि DC साहब जो इलेक्शन ऑफिसर है उनकी पूरा टीम हमारे अवाम को जो है वो एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस इलेक्शन को किस तरह करे वो रखेंगे अवाम के सामने। हमने DC साहब के सामने जो हमारे अवाम के बीच जो खदशात है, जो उनका कंसर्न्स है, उनको उनके सामने रखी। जैसे कि आप जानते हैं, ख़ासकर जो पॉलिटिकल पार्टी BJP जो है हर तरह के जो है हथकंडे अपना के लोगों के बीच जो है तरह तरह के प्रोपेगेंडे जो है वो लोगों में फैला रहे हैं। उसमें से एक है जैसे कि वो जो हमारे नॉमिनेशंस के बारे में लोगों को बेवकूफ़ बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हम नॉमिनेशन जो है 4 नॉमिनेशन है, हम 6 भी ला सकते हैं, 8 भी ला सकते हैं, और ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मेरे ख़्याल से ये जो समझते हैं, ख़ासकर लेह में बैठे जो इनके जो टीम है वो समझते हैं करगिल वाला बेवकूफ़ है, और एक तो बेवकूफ़ है, दूसरा वो लोग समझते भी है और बोलते भी है कि यार करगिल वालों को तो कुछ पैसों में हम ख़रीद लेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि करगिल का जो आवाम है वो गयूर आवाम है, गैरतमंद आवाम है। अपने कौम और अपना मुस्तक़बिल के लिए जब पे आता है तो ये इन चीज़ों पे नहीं जाती है। जहाँ तक ये नॉमिनेशन का मसला है, इस प्रोपेगेंडे से लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बल्कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर जो 4 जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं उनका भी वोटिंग राइट अभी इस इलेक्शन में नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। कल को अगर काउंसिल बनते हैं, काउंसिल में जब चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है तो ये 4 नॉमिनेशन है, इनको भी वोटिंग देने का हक वहाँ पे नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से BJP के कुछ लीडर्स हर अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोगों को नौकरी बांटने में लगे हैं, नौकरी बांटते फिरते हैं। आज UT बने 4 साल हुए, हमारे बेचारे बच्चे, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान दरबदर है, उनको तो नौकरी नहीं मिल रहा है। आज जो है इलेक्शन आया तो ये लोग नौकरी बांट रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे खदशात हैं, ये सारे चीज़ें हमने इलेक्शन ऑफिसर के सामने रखी है। और दूसरा EVM के बारे में नासिर साहब ने आप लोगों के सामने तफसील से रखा। ओवरऑल जो हमारा यही था कि ये इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो इस इलेक्शन में, और जिस तरह के से यकीन दहानी और श्योरिटी हमें DC साहब ने हमें दी, हमें DC साहब पर, इलेक्शन ऑफिसर पर हमें पूरी तरह इत्मीनान है और यकीन है कि ये जो इलेक्शन है ये एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन और अमन और शांति के साथ। और अपील भी करता हूँ मैं अपने तरफ से, हमारे पूरे कमेटी की तरफ से करगिल के आवाम से कि अमन शांति को बरकरार रखते हुए अपना जो एक राइट जो है, एक वोट का हक है जो है, वो इसको ज़रूर उस दिन इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा जो
नुमाइंदे को चुन के आप भेजें, क्योंकि यही एक जमहूरियत निज़ाम का एक स्तून है कि यहीं से एक इसका एक बुनियाद है। तो मेरा अपील है कि अमन, शांति और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन ख़त्म हो, यही हम लोग चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है। बाकी रहा हमारा कोalition, बार बार हमने कहा है ये जो इसको री-नोटिफिकेशन आया है, और इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जितने भी कैंडिडेट हैं, हम अपने मैंडेट पे, अपने सिंबल पे लड़ने जा रहा है। तो प्योरली ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC का जो कोalition जो है अपने अपने पार्टी के सिंबल पे दोनों लड़ के एक मजबूत और एक मजबूत काउंसिल जो है हम इस डिस्ट्रिक्ट को देने की हम कोशिश करेंगे। मैं एक चीज़ कहना भूल गया। मैं एक चीज़ ये आप लोगों की वसादत से बोलना चाहता हूँ कि ये सारा जो प्रोसेस हो गया, इसका कुल जिम्मेवार कौन है? अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर उठता है। देखिए, जब आपके अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ डिपार्टमेंट पूरी तरह कह रही है, जब उन्होंने पहले ही अपना ओपिनियन दिया था, उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई NC को जो है अपना पार्टी सिंबल दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप कल देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें भी लिखा है कि जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी क्लियरली लिखा है कि भाई एज पर लॉ जो है इनको मिलना चाहिए, मिल सकता है। तो उसके बावजूद भी इतने लोगों को दरबदर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज के इस इलेक्शन प्रोसेस में हुआ है कि इतने लोगों को, अभी आप देख लीजिए, कोई टोटल सब मिला के जो पॉलिटिकल पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, सबके बीच में कोई 80 कैंडिडेट जो है मैदान में थे, जो आज तक उनका जो मेहनत ज़ाया हुआ है, उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो उन्होंने किया है, वो सब ज़ाया हुआ है। ये तो कैंडिडेट्स का हो गया। इसके अलावा जो एक्सचेकर का, सरकारी ख़जाने का कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को डिप्लॉयमेंट किया है, इलेक्शन ड्यूटी पर डिप्लॉयमेंट किया है, पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉयमेंट किया है, और वो जो खर्चे हैं उन सब का जो है जो अभी ज़ाया हो गया है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है इसमें? हाँ, उसके अलावा हमारे बजट पे अभी आप देख लीजिए, हमारे पास वर्किंग सीजन में 2 महीने रह गए हैं। अभी आपका पूरा बजट जो है अभी अनस्पेंड है, जो ये ज़ाया हो रहा है, क्योंकि हमारे LG साहब खुद बोलते हैं कि जो बजट जो है हम उसमें ज़ीरो अपना सरेंडर जो है हम करेंगे। मुझे लगता है इस बार कोई 80 से 90% आपका बजट सरेंडर हो जाएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? स्कूल्स में, हमारे स्कूल में जितने भी हमारे जो टीचिंग स्टाफ है, उनको इलेक्शन ड्यूटी ला के फिर बेच के फिर वापस ला रहे हैं, जो सफ़र हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसमें हमारे LG साहब से गुजारिश है, यूनियन होम मिनिस्ट्री से हमारी गुजारिश है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए। जो सरकारी एक्सचेकर का जो खर्चा हो गया है, कैंडिडेट का जो खर्चा हो गया है, वो कौन देंगे? उसके एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, हु इज़ द ब्लैक शिप? कौन ब्लैक शिप है जो इस चीज़ को इस हद तक लेके गया? बाद में जो सुप्रीम कोर्ट से भी एक फटकार लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स को जो है स्टैंड कर लिया, और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना जो आयद किया गया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? दोज पर्टिकुलर पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। अदरवाइज हम पब्लिक में जाएंगे, पूरा पब्लिक जो है क्वेश्चन करेगी कि जो सरकारी खर्चा है, सरकारी खजाने से जो खर्चा हो गया है, लोगों का जो खर्चा हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी आंसर फॉर आवर कंसर्न्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस एक्सपेंडिचर को लेकर क्या क्लेम करेंगे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, या इसके अलावा अगर उनसे नहीं हो सकता है तो क्या कोर्ट से भी आप रुजू कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने ज़रूर इस पर मन में एक बात छिड़ी है, हम अभी मशवरा कर रहा है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा ये है, लोगों आवाम को, हमारे ख़ासकर हमारे पार्टी को जो जहनी परेशानी हमें दी है, हमारे 2 महीने से जो है हम इस चीज़ में लटका के रखे हैं, हमारे आवाम परेशान है, खर्चा दूसरी तरफ हमारे स्कूलें जो है इससे इफ़ेक्ट हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेके हम ज़रूर इस पे हम मशवरा कर रहे हैं कि क्यों ना हम इसको भी हम हमारे अदलिया के सामने हम रखें कि भाई कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, कम से कम कोई तो हो, कि नहीं तो आइंदा भी अगर ऐसा होता रहा इस देश में, फिर इस देश का क्या होगा? तो कम से कम कोई पूछने वाला तो है हो। तो इसके लिए हम ज़रूर इसके ऊपर हम मशवरा कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदार आप कौन मानते हैं? जहाँ तक मैं उसमें लगे हैं, मैं तो अभी यही कहूँगा कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप ये होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनमें से ही कुछ लोग जिम्मेदार इसका होंगे, क्योंकि बाकी जहाँ ख़ासकर जो इलेक्शन ऑफिसर्स
जो लॉ सेक्रेटरीज जो सेक्रेटरीज उनका जो रिपोर्ट आया आज सब मीडिया के सामने, कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जब हमें हमारे पास इसका ये आया हमने मीडिया में उसको पेश किया है, तो हर किसी को मालूम है कि हर कहीं से यही रिपोर्ट था कि भाई एज पर एक्ट एज पर लॉ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये संबल दिया जा सकता है, और सबका यही ओपिनियन था। उसके बावजूद भी जो है, और दूसरा सिंगल बेंच का जब ऑर्डर आया उसके बाद डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने भी क्लियर जो है सिंगल बेंच का ऑर्डर को स्टैंड करके ये बता दिया। और उसी वक्त मैं बार बार कहता हूँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जब डबल बेंच से ऑर्डर है उसका क्लियर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये सब जानते हैं इस देश में, सब जानते हैं कि डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में रेयर जो यक्का दुक्का केस में अगर पलटा जाता है पलटता है, अदरवाइज वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको पलटा नहीं जाता। तो ये क्लियर था, लेकिन उसके बावजूद भी अदलिया का जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सब तरफ लिखा था कि अदालत का भी टाइम्स आया कि इन्होंने, और डिले टैक्टिक करके इनका यही एक था कि बेवकूफ़ बना के अदालत को भी बेवकूफ़ बनाना, हर चीज़ को बेवकूफ़ बना के 10 तारीख तक इसको कुछ भी करके खींचता। मगर ये बात जो है अदालत ने समझ लिया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला वो आप लोगों के सामने। सर, इलेक्शन से हट के और एक सवाल है, इन दिनों करगिल में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो रहे हैं, तो ऐसे में आवाम का ये खर्चा है कि मीटर में बहुत ज़्यादा यानी आमदनी ज़्यादा हो रही है, तो इस पे आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि ये जनरल पब्लिक का इशू है। ये इश्यूज हमें मालूम है, इस इशू पे सबसे ज़्यादा अगर लोग गुस्से में है, परेशान है, तो वो जम्मू के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब लेह और जम्मू के लोग, चलो कश्मीर और करगिल के लोग अगर कुछ करें तो ये लोग दूसरे उसमें भी ले जाते हैं, लेकिन आज जम्मू के लोग, लेह के लोग परेशान है। इसका मतलब इस मीटर में कुछ ना कुछ कमी तो होंगे। ये मीटर आवाम दोस्त मीटर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आवाम दोस्त मीटर होता तो आवाम जो है इसकी तारीफ करते। आज लोग सड़कों पे इसके खिलाफ, तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद केडीए के लेवल पे भी और पार्टी के लेवल पे भी हम इन सारे चीज़ों को लेकर ज़ोरदार जो है, और इंशाल्लाह अगर एक मजबूत कौंसल हम देने जा रहे हैं, अगर मजबूत कौंसल ये आए, इन सारे चीज़ों को अब कौंसल ही लड़ेगा, कौंसल के लोग लड़ेगा। केडीए तो है ही, पूरे लद्दाख में केडीए एपेक्स भी इन चीज़ों पे लड़ेंगे, और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह दोनों पार्टी मिल के इन चीज़ों पे लड़ेंगे। सी ज़िरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तीन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब